फैसल साहब, ये कुछ बैकग्राउंड मैंने दिए। पहले तो ये ISI से जो DG ISI की तब्दीली थी जनरल आसिम मुनीर की, उसके ऊपर अगर बता दें, फिर 9 मई की तरफ आएंगे। देखिए नदीम मलिक साहब, तो आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन जो आपका एनालिसिस है वो बाय एंड लार्ज अबाउट आई वुड से 85% बिल्कुल स्पॉट ऑन है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मिस आउट है। एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर जब DG ISI थे तो उन्होंने, मैं एग्जैक्ट इशू तो नहीं बता सकूंगा क्योंकि वो उसके ताने बाने किसी और जगह पे जाते हैं और मैं उससे थोड़ा परहेज करूंगा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से ये काम किया। और ये जिस दिन काम किया उससे एक दिन पहले मैंने उनसे ये बात कही, क्योंकि मैं मिनिस्टर था और वहाँ PM हाउस में लगा, तो मैंने कहा आपके ऊपर फील्डिंग लग गई, ये काम ना करने जाएं। तो उनके एग्जैक्ट कोटेड वर्ड ये थे कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान और अपने वजीर आज़म से बेईमानी करूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। मैंने ठीक है सर। अगले दिन उन्होंने ये चीज़ें पेश कर दी। पेश करने के बाद उनको बगैर किसी डिसेंट सेरेमनी के तहत उनको हटा दिया गया। और जब हटा दिया गया तो AG थे फैज़ हमीद उस वक्त के, और बाजवा साहब थे जहाज़ पे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उतावले हो गए वो उनको कि अभी अभी हटाना है, और 11:15 बजे फैज़ हमीद साहब ने DG ISI का चार्ज भी संभाला। इतना सीवियर प्रेशर था और DGC होने का कोई रेजिस्टेंस नहीं थी वैसे, लेकिन पैनल का कहा गया था, लेकिन वो पैनल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने बहुत जगहों पे सर्व किया और एक ईमानदार नेक आदमी है, हाफिज़ कुरान भी हैं, तो मेरिट के ऊपर तो उनके साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत हुई। और उसके बाद भी हर हक्तम कोशिश की गई कि वो किसी भी तरीके से चीफ के रन में भी ना आ सके और क्वालिफाई भी ना हो सके, लेकिन जिसको अल्लाह चाहता है उसका बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये जो नादरा का डेटा लीक होने की मैंने अभी तफसील बताई है, ये उस वक्त किया जब उनकी अभी नॉमिनेशन अंडर कंसिडरेशन थी एज आर्मी चीफ, उस वक्त एक्सेस की गई थी ताकि इनको डिस्क्रेडिट करें, सऊदियों को जाके बताएं कि ये तो ईरान गए थे। ये दूसरा है। और जो अब ईरान की आपने बात की है, वो उस वक्त भी मैं वजीर था, तो ईरान में ये कहा जाता है कि ये एक रात रुके थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, उनकी इजाजत से, उनके मशवरे से एक दिन रुके थे। और चीजों को जानबूझ के एक्सप्लेन करने से, सऊदी अरेबिया को भी उसके बड़े मिसलीड करने की कोशिश करने की आखिरी तक कोशिश की। और वो जो सऊदी अरेबिया में एक छोटा सा जिन बैठा हुआ था जो हर चीज बताता था, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था आसिम मुनीर साहब को खराब करने के लिए, मिसलीड करने के लिए। जो फौज के आला तरीन ओहदों पर मौजूद लोग हैं फैसल वाडा साहब, वो या रिटायर्ड लोग हैं, वो इसको वही कहते हैं जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो कहते हैं ये पाकिस्तान का 9/11 है, 9 मई जो है 9/11, अगर ये पाकिस्तान का है तो इसका हदफ क्या था आपके ख्याल? मैंने तो एक अपना एनालिसिस दे दिया, आपकी ज़बानी जानना चाहता हूं। देखिए नदीम मलिक, सबसे पहले तो ये कि BBC की जो उर्दू खबर थी वो बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 9 मई के हदफ 2 थे, बहुत सिंपल थे, और उसके बहुत ज़्यादा नुकसान, 2 मेजर नुकसान भी खान साहब ने अपनी ज़िंदगी, अपनी सियासत, अपने करियर के अंदर किए हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि बहुत सीधा सा गेम था कि इश्तियाल दिला के आपने अंदर घुसना था और सिंबॉलिक वे में इसको रोकने के लिए गोलियां चलनी थी और आम आदमी ने मरना था। मैं समझता हूँ कि रियासत ने, फ़ौज ने एक बड़ेपन का मुजाहरा किया, रियासत ने एक माँ का हक पूरा किया कि उनको अंदर आने दिया, चीज़ें तो रिपेयर हो जाएंगी, लाखों रुपए की TV भी नए बन जाएंगे। टारगेट कौन था 9 मई का? देखिए इसका हदफ ये था कि ये सब, देखिए एक तो स्टेप डाउन का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आर्मी के अंदर जो सेटअप है आर्मी का कई सालों से, उसमें स्टेप डाउन या कू नहीं हो सकता, ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन मार्शल लॉ का जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ था और एक नफरत आमेज सिचुएशन थी जिसमें खाना जंगी आग की तरह फैल जाती। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान किया, जो शोहदा के आप जब घर में घुस गए या उनके शोहदा के जो एरियाज में गए और आपने जो हरकत की, तो आप तो अब कब्रों से लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं, उसको पाकिस्तानी कौम ने भी बहुत सिवियरली रिजेक्ट किया। तो खान साहब की जो अपनी एक पॉपुलैरिटी थी, लाइकिंग थी विद इन द इंस्टीट्यूट, वो बहुत हद तक बाय एंड लार्ज डैमेज हो गई। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना शोहदा, देखिए ना, मेरी वालदा वाला जन्नत नसीब करे, मैंने पार्टी छोड़ी, मेरी वालदा को सोशल मीडिया के PTI के ट्रोल्स ने नहीं छोड़ा। ठीक है जी, ये तो आप कब्र के अंदर आप घुस गए। तो आप जब पोलराइज इतनी सोसाइटी को कर दें अपने मनसब के लिए, अपनी सियासत के लिए, तो उस वक्त तो 6 महीने पहले जब मैंने स्टांस लिया था, मैं तो देख रहा था ये सब कुछ, मुझे तो पता था। तो
आज जब लोग कीड़े मकोड़े, अभी 72 घंटे में आपको और भी कीड़े नजर आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, बहुत शहीद खान के, ठीक है। और उनकी मेन चीज है कि उनसे ये भी पूछा जाए कि तुम्हारे सिगरेट के पैसे नहीं थे, तुम कहाँ से खाना पीना घर बार कहाँ से लेके आए। तो आज के छोड़ने में और आज जो 9 मई को किसी ने कंडेम नहीं किया, ना पीटीआई ने कंडेम किया, ना किसी आदमी ने कंडेम किया। उसका सबको एक ख्वाब आया रात को और सबको याद आ गई कि 9 मई को खुद इमरान ने भी कंडेम नहीं किया। मैं तो मानता हूँ, पहले उन्होंने कहा था कि वो मेरे शहीद हो गए, उसकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ाते हैं। मेरे शहीद हो गए और जो शहीद पाकिस्तान के लिए हुए, जिन्होंने बॉर्डर्स पे अपनी जानें दी, उन शहीदों को आपने उनकी बेहरमती की, उनकी जगहों की, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर मुजाहरा का। देखिए ये जो लीडरशिप है ना, इस लीडरशिप को तो आपको आर्मी एक्ट के तहत अब छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि मेरा कोई पीडीएम, आप कहते हैं कि पीटीआई की लीडरशिप को आर्मी एक्ट में पकड़ ले, उड़ा देना चाहिए इस चीज के अंदर, ठीक है। ये वो काम किया है जो चाहे आप मुलव्वस हो, आपको भी पकड़, ठीक है। जो पब्लिक है, जो आम बच्चे हैं, उनको, रियासत को मैं हाथ जोड़ के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं, उन बच्चों को जिनको ब्रेन वॉश किया गया, उन माँ बहन बेटियों को, उन बुजुर्गों को, उनको खुदारा उनके लिए रहमदिली दिखाए। उनको आर्मी एक्ट में अगर आप ट्रायल करेंगे तो उनकी 10-15 हजार फैमिलीज तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो 18 साल 22 साल 24 साल हल्की हल्की दाढ़ी वाले बच्चे हैं जिनको इश्तिहार दिलाया गया। लेकिन मेरे पास 8 मई को 11 अफराद मेरे घर में थे इस्लामाबाद के, जिनको मैंने शेल्टर दिया, जो मैं समझा बेहतर मैंने किया। लेकिन उस वक्त जब वो 11 आदमी मेरे घर में मेरे मेहमान थे, उन 11 आदमियों को भी लीडरशिप की तरफ इंस्ट्रक्शन यही आ रही थी कि आईएसआई के हेडक्वार्टर जाना है। वो 11 लोग कौन थे? नहीं, वो तो मेरा मुनासिब नहीं होगा कि मैंने उनको 11 पार्टी वर्कर्स थे या लीडर्स थे? नहीं, लीडर्स थे ना। वर्कर्स तो नहीं, अपने घर में इतने सारे वर्कर्स तो नहीं रखता। 11 टॉप तो 11 लीडर्स आपके घर थे? बिल्कुल थे। मैं तो पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और उन्होंने आईएसआई हेडक्वार्टर जाना था। उनको आईएसआई हेडक्वार्टर, तो फिर उन्हें जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जाके तफसील बताएं किसने उनको बोला था। देखिए मैं तो नदीम मलिक साहब बहुत क्लियर हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं तफसील दिखाने आऊंगा तो मैं कराची से शुरू होऊंगा, चकवाल तक जाऊंगा, कोयटा से हिलाकर फिर वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आई एम वेरी क्लियर। मुझे मेरा हदफ पता है, जो मेरा कौम से वादा है। तो लोग पहले 6 महीने पहले मुझे गालियां दे रहे थे। आज का इशारा है ये काम आर्मी को करना है अपनी तहकीकात के नतीजे में। देखिए सर, तहकीक, हम तो मिनिस्ट्री थे, हम काबीना का हिस्सा थे, नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान। इमरान खान साहब की 4 कमेटी के हिस्से। इन लोगों ने जो तबाही की है, ये 2 खास ने, इनकी तबाही अगर इनको 100 दफा फांसी पर टांगा जाए चौक पर, तब भी काम। 9 मई के वाकयात में जो भी मुलव्वस हो, उसकी तहकीकात अच्छे और साफ शफाफ तरीके से होनी चाहिए। फिर कुछ औरतों और बच्चों के मामले में कुछ असूल व ज़वाबित वज़ा होने चाहिए। साथ एक और इशू है जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के ज़ुमरे में आता है। इमरान रियाज का केस उस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ऐसे किसी की इन्फोर्स डिसअपीयरेंस और किसी जर्नलिस्ट की, वो दुरुस्त काम नहीं है। हर वो चीज़ से गुरेज करना चाहिए जो कानून से मावरा हो या जिससे माशरे के अंदर तकसीम होती हो। ये पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में ये चीज़ मजबूत और तवाना हुई है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस वाली। और इसको ना सिर्फ इसकी कि हौसला शिकनी करनी चाहिए, बल्कि जो इसमें मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो मैं इस्तदा करूँगा मुतल्लिका लोगों से कि जिसने भी उसको उठाया हुआ है उसको रिलीज़ कर दें। ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है, कानून और ज़ाब्ते के तहत आगे चलें। और इसी तरीके से 9 मई के वाक़यात के अंदर जो औरतें और बच्चे हैं उनके लिए कोई कानून ज़रूर वज़ा होना चाहिए, क्योंकि हम सारों को अगर एक ही लाठी से आंकने की कोशिश करेंगे तो शायद उसके मुस्बत नताइज ना निकले। फैसल वाडा साहब, ये जो 60 अरब की कहानी सुना रहे थे, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक आप और एक शायद शीरी मज़ारी, मैं अगर मिस्टेक नहीं कर रहा, जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये इस बंद लिफाफे के अंदर क्या है। कुछ आप हमें उसकी कहानी तो बयान करिए कि है क्या, आपको तलब भी किया गया। देखिए नदीम मलिक साहब, मुझे बुलाया भी गया नैब की तरफ से। मैंने सबसे पहले इस पर बहुत रेजिस्ट किया था। मैंने वो एग्जैक्टली कहा था कि नैब का केस बनेगा। ये आपने उस मीटिंग में कहा था? बिल्कुल कहा था। और उसके बाद एक और कैबिनेट की छोटी मीटिंग हुई थी। उसमें मेरी और उस वक्त के जो इत्तेसाब के चैंपियन थे उनमें बहुत तल्ख कलामी हुई है। और उस तल्ख कलामी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अपने इश्यूज बाहर रिजॉल्व करके आया करो। तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरी जगह ले लो। मैंने कहा तुम अपने पास रखो, लेकिन तुम कुछ करके देखो। तो कहो ये तो तबाही कर रहे हो तुम मुल्क की, ठीक है। लेकिन जो बड़ी मीटिंग में 190 मिलियन पाउंड की कहानी आई, तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा इस लिफाफे के अंदर क्या चीज है? उसने कहा शहजाद अकबर ने कि जी हमारा मुआहदा हुआ है कि हम इसको खोल नहीं सकते। हम पागल तो नहीं है, कारोबारी भी हम, हमें तो पता है कि कारोबारी अगर 100 रुपए अपने वसूल करता है 20 रुपए देता भी है, ठीक है। कैबिनेट की अप्रूवल ले रहे हैं तो बगैर खोले लिफाफे से, बगैर खोले है। और उसकी वो इसी एंडोर्समेंट के बेस पे, जो कि कभी पाकिस्तान दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपको कहे कि इस खुल गया तो आपको वो मिलेंगे नहीं एक्सचेकर के अकाउंट के अंदर। और मैं इसमें कारोबारी को कभी भी इसमें जिम्मेदार इसलिए नहीं बनाता कि कारोबारी का तो 100 रुपए बच रहा था, वो 20 रुपए दे के निकल जाएगा, ठीक है। मैं भी ये काम करता। ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट थी
नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसे पकड़े थे 190 मिलियन। हाँ, नॉन वेरीफाइड अमाउंट था ये एक्सचेकर के अकाउंट में आना था, उन्होंने एडजस्ट कराया सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त गया, ये पाकिस्तान की ट्रेजरी में नहीं है, फेडरल ट्रेजरी में नहीं है। उस वक्त का 55 अरब था, आज का कोई 100, 125, 150 अरब होगा। और ये कैबिनेट में उस वक्त एक वो होते थे बैरिस्टर नसीम, हाँ, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर इसके ऊपर दस्तखत किए हुए देखें, और शहजाद अकबर ने ये निगोशिएट किया। देखें, लेकिन आप लोग ये सब में सबका नाम लेते हैं, लेकिन मीडिया अभी भी इसमें एक नाम नहीं ले रहा। इसमें भी इस पैसे की लेन देन में सबसे ज्यादा माल जिसने बना उसमें भी वो एक खास आपको मिलेगा। उस खास की पैरामीटर्स के अंदर, उसकी अम्ब्रेला की एम्बिट के अंदर शहजाद अकबर ने भी काम किया, इसने भी काम किया और उसने भी काम किया और उसका डिफरेंशियल भी हुआ। ठीक है, देखिए जिनको आप खास आम कहते हैं ना, ये इनको भी पता है और फौज को भी पता है। फौज तहकीकात कर ले, मतलब मैं तो नहीं किसी को जाके पकड़ सकता ना। देखिए सर, तहकीकात करके मेरी बात, मैं वही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक आदमी है जो मैं खान साहब को आज तक कैबिनेट में भी कहता रहा, घर में भी कहता रहा, मीटिंग में कहता रहा कि जो आदमी सिगरेट नहीं पी सकता, वो अचानक एक ओहदे पे आता है पीटीआई के और वो घर बार गाड़ी बंगला बना लेता है। तो अगर आपको अगर कुछ भी नहीं देखना तो सिर्फ आप ये समझ लेंगे खास की नौकरी और तनख्वाह 100 रुपए, उसके पास 10 लाख की चीज कैसे 100 रुपए के? आपको कोई रॉकेट साइंस